सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है, जो समझे राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय उपस्थित हूँ। अभी हाल ही में कारगिल शहीद दिवस मनाया गया था, जिसमें सभी लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। हरदोई और सीतापुर में कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के गांव पर पुष्पांजलि अर्पित की थी, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति और सेना के भी लोगों ने आकर के उनका सम्मान किया था। लखनऊ में, और यहाँ पर हमारे साथ में है कैप्टन सरोज सिंह जी, और इनको बहुत दिनों से हमारी आशा थी कि इनका भी इंटरव्यू लिया जाए और इनके जो अनछुए पहल हैं, जो इनकी पुरानी यादगारें हैं, उनको मैं आप लोगों तक साझा कर सकूं। सर जी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं 11 राजपूताना राइफल्स का सैनिक हूं। रिटायरमेंट अभी कैप्टन सरोज सिंह मेरा नाम है। मेरे 2 बेटे वो भी राजपूताना राइफल्स में सर्विस कर रहे हैं, एक हवलदार है और एक नायक है। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का वाइस प्रेसिडेंट अवध प्रांत का हूं और यहाँ लखनऊ में मैं रह रहा हूं, समाज सेवा भी कर रहा हूं, लेखक और कवि भी हूं। मैं थोड़ा बहुत लिखता हूं, कभी सम्मेलनों में भी जाता हूं। हमारे पिताजी भी एक हरदोई जनपद के वरिष्ठ कवि थे, जिनकी एक पुस्तिका भी है, वो मैं गिफ्ट करूंगा आपको। जी, क्या नाम था पूज्य पिताजी का? श्री राम शंकर सिंह विभू। राम शंकर सिंह था, लेकिन कविताओं में वो श्री राम शंकर सिंह विभू लिखते हैं। तो मैं 1984 में सेना में भर्ती हुआ था राजपूताना राइफल्स में, और 30 साल सर्विस करके अभी मैं रिटायरमेंट हुआ हूं 2014 में। और 14 के बाद में मैंने कहीं सर्विस नहीं की, और अभी मैं समाज सेवा में ही संलग्न हूं, जितना भी हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी मैं जुड़ा हुआ हूं, जिसमें नगर संघ चालक का दायित्व तो हमें सौंपा गया है ऊपर से, जो भी मैं बखूबी निभा रहा हूं। सर्विस के दौरान मैंने श्रीलंका ऑपरेशन पवन में हिस्सा लिया था, जो हमारी बटालियन 11 राजपूताना राइफल्स ने वहां पर बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और उस समय की हालात पूरे देश को पता है, कौन सा शासन था, हमारे पास जैसे हथियार थे, उन्हीं से हम सैनिक लोग अपने आत्मबल, विश्वास से और वीरता से लड़ते थे। वहीं पर मैं युद्ध में घायल भी हुआ था, मेरे गोलियां भी लगी थी AK-47 राइफल्स की LTT से मुठभेड़ के दौरान, और युद्ध में घायल मेडल भी मुझे प्राप्त है। क्या है, सर्विस काल में कभी ऐसा युद्ध छिड़ा हो जो यादगार कुछ पले हों, उनको आप साझा कर? जैसे मैं श्रीलंका में था 1984 में, 29 जुलाई 1984 का कांड ऐसा हुआ कि जिसमें हमारी 22 आदमियों की टीम थी, एक अफसर, एक JCO और 20 OR अदर रैंक्स, जिनको 250 उग्रवादियों ने ऑटोमेटिक हथियार से घेर लिया था। हमको अम्बुश में हमारी टीम घिर गई थी, और उस टीम में हम लोगों ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी। क्योंकि चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए थे, तो हमारे साथ में जो थे हमारे साथी राइफलमैन मोहन सिंह, जो शहीद हो गए थे, जिनको भारत सरकार ने वीर चक्र से नवाजा था। और हमारे साथी और दूसरे थे राइफलमैन दानवीर सिंह, उनको भी मेडल मिला हुआ था, सेना मेडल, और हमारे भी गोलियां लगी थी, तो हमें युद्ध में घायल मेडल से संतोष करना पड़ा था। तो वो बड़ी याददाश्त थी। मैं नया नया था, मेरी 5 साल सर्विस थी, तो नया यंग था मैं। तो उसी समय जब हमारे गोली लगी हाथ में, तो मैं SLR राइफल से फायर कर रहा था, तो गोली लगने के बाद में मेरे अंदर ही गोली रह गई थी, शरीर में ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे। तो वो जब गोली अंदर रह गई तो ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब हालांकि फील्ड पट्टी हम लोगों को मिलती थी, हमारे पिट्ठू के अंदर फील्ड पट्टी थी, लेकिन उस लड़ाई के दौरान फील्ड पट्टी बांधने का अवसर नहीं था, समय इजाजत नहीं देता था वहां की।
लिहाजा हमने उस हाथ को छोड़ दिया और एक हाथ से अपनी SLR राइफल उठा करके और हम LTTs का मुकाबला करते रहे। चूंकि राइट में फ्रंट में हमारा मोर्चा था जो नारियल के पेड़ की ओट से हम लोग फायर कर रहे थे। जी देखिए, जो जज्बा होता है, शहीद जब अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है, उसका जो जज्बा होता है वो देखने लायक होता है। देखिए, सैनिक और शहीदों के ऊपर अभी एक जल्द हाल ही में एक हुआ था कि उनके शहीद होने के बाद उनकी जो धनराशि या उनको सहायता राशि या उनको जो मेडल मिलते हैं, माँ बाप ने उनको 9 महीने माँ ने अपने पेट में रखा, बाप ने उनकी सेवा की, उसके बावजूद जब उसको मेडल मिलता है, उसके परिवार को मिलता है, परिवार का नाता ससुराल से न हो करके मायके पक्ष वालों का होता है, इसमें माँ बाप के उस पर जो दिल पे गुजरती है, क्या होना चाहिए ऐसा कि माँ बाप को भी सम्मान मिल सके? बहुत बढ़िया आपने बोला है। जी देखिए, माँ बाप बच्चे को पालता है, बड़ा करता है और उसके बच्चे के प्रति बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रखता है। जी वो कामना करता है कि मेरा बेटा मेरे से और अधिक ऊंचाइयों तक जाए और माँ बाप का नाम, देश का नाम रोशन करे और देश को ऊंचाइयों पर ले जाए। और जब ऐसा कोई दुखद कांड हो जाता है तो उस समय माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। मान लीजिए मैं तो एक सैनिक हूँ, मेरा तो दिल पत्थर का है, जो भी होता है मैं सहन कर लेता हूं और मेरे सामने एक ही मुद्दा होता है कि नेशन फर्स्ट, हमारा राष्ट्र प्रथम है, इसके बाकी सब नीचे के हैं, उसके बाद में हमारा परिवार और हम सब हैं। इसी सिद्धांत पर हम आज भी चल रहे हैं। तो उस समय मैं तो ये सोचता हूं कि माँ बाप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और सेकेंड प्रायोरिटी उसकी पत्नी की भी होती है, उसको भी पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो भी अपना जीवन साथी खो चुकी है, अपना सिंदूर खो चुकी है, तो उसका भी हक है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस माँ बाप ने इस बच्चे को पाला है, 2 बच्चे हैं या एक ही बच्चा है और वो चला गया, तो बुढ़ापे में उस माँ बाप का क्या सहारा है इस बेटे के अलावा, तो उसका अवश्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इस बात के लिए मैं भी सिफारिश करता हूं सरकार से। ये बहुत अच्छी बात। काफी मेहनत और जज्बा और लगन, काफी पुरस्कार और कई जगह से पुरस्कृत भी किया गया, मेडल भी मिले। मैं चाहूंगा कि आप इधर एक बार जूम करके दिखा दें, पत्र, सम्मान पत्र, ये सब मिला हुआ है। और जज्बे को सलाम करते हुए देखिए यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूंगा आप, और ऐसे शहीद जो लोग होते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। होता क्या है, जब कोई शहीद दिवस या कुछ होता है तभी वो याद किए जाते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए। मैं चाहूंगा जो आने वाली पीढ़ी है, नवयुवकों को आप कोई संदेश दें जिससे उनके भी मन में जो है जज्बा पैदा हो सेना में सेवा करने का। बिल्कुल सही है। आजकल जो ये अग्निवीर की योजना चली हुई है, ये बहुत ही सोच समझ करके और समय को और भविष्य को ध्यान में रख करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई है, ये मेरी समझ से बहुत अच्छी योजना चलाई है। क्योंकि इसमें जो कामयाब सैनिक हैं वो कामयाब हो जाएंगे, जो आगे चलते हैं, हर चीज में माहिर हैं, उनका फिजिकल फिट है, वो चीज वहां परमानेंट रख लिए जाएंगे वो सैनिक, और वो आगे चल करके बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो वापस आ जाएंगे वो 15-20 लाख जो भी रुपए मिलते हैं वो ला करके और यहाँ पर जो है कुछ बिजनेस कर सकते हैं, या हमारी जो और भी संस्थाएं हैं तो वो भी जो है उसको प्रायोरिटी पर लेंगी। जैसे BSF है, CRPF है और भी कई हैं, पुलिस हैं, इनमें जो है 10% कोटा भी सरकार ने दिया हुआ है, उसमें आकर के वो दोबारा सर्विस भी कर सकते हैं। और इससे एक बड़ा फायदा मेरी नजर में ये आ रहा है कि इससे जो एक ट्रेंड सोल्जर बन जाता है तो और उसका अनुशासन नंबर 1 हो जाता है, तो अन्य भी जो भी संस्थाएं हैं, सिविल संस्थाएं, वो भी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देंगी, क्योंकि अनुशासन युक्त ऐसे सिविल में नहीं मिलेंगे जैसा कि एक सैनिक होता है। सेना में अनुशासन ही नींव होता है और उस नींव पर वो 4 साल रह करके आता है तो वो बहुत अच्छा एक सोल्जर हो जाता है, और वो अनुशासन उसके जीवन भर नहीं छूटेगा, उस पर चल करके और अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करेगा। कि सोल्जर, ट्रेंड सोल्जर हमारे हर घर में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में तैयार हो जाएगा। उसके लिए तो ये हम अच्छी कामना करते हैं, ये बहुत अच्छी योजना है। देखिए, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर ग्राम सभा में, हर जनपद में
वो सोल्जर होने चाहिए। प्रत्येक परिवार में अगर होंगे तो देश पर कभी वो आपदा आएगी जो वो उससे निपटने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। मैं चाहूंगा कोई एक कविता की जो शहीदों के प्रति हो, आप उसको प्रस्तुत करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं, चूंकि मैं लिखता ही रहता हूं, जी तो सैनिकों के प्रति है। सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है, जी सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है, जो समझे राष्ट्र सर्वोपरि उसे सर्वस्व अर्पित है। वतन की जो सुरक्षा में खड़े हैं तन के सीमा पर, लगाते जाने की बाजी उन्हें कविता समर्पित बहुत है, सुंदर, बहुत लगाते जाने की बाजी उन्हें कविता समर्पित है। बहुत जय हिंद, जय भारत। लगा दे जान की बाजी उसे कविता समर्पित है। और बहुत अच्छी कविता रही। अवसर पा करके मैं आपको इनकी और भी कविताएं प्रस्तुत करूंगा चैनल से। और बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं कैप्टन जी के लिए। आप लोगों को धन्यवाद। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।